वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 29 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आज के सेशन में काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है, चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल बर्ड फ्लू के बारे में है। हाल ही में चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने अनाउंस किया कि उनके यहाँ 4 साल के एक बच्चे को इन्फेक्टेड पाया गया है। H3N8 जो वेरिएंट है बर्ड फ्लू का, उससे जब उस बच्चे में सीवियर सिम्टम्स देखे गए इंक्लूडिंग फीवर। ये जो बर्ड फ्लू का वेरिएंट है H3N8, ये हॉर्सेस में ओरिजिनेट होता है और फिर डॉग्स में ट्रांसमिट हो जाता है। हम माने या ना माने, लेकिन धीमे धीमे चाइना दुनिया भर में वायरसेस के आउटब्रेक का हब बनता जा रहा है। इसे फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया था नॉर्थ अमेरिका के वाटर फ्लो में 2002 में। यद्यपि अभी तक इसके कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता हो। हाईली जोनोटिक है, मतलब जानवरों से इंसानों में आता है। बर्ड फ्लू की लार्जली बात करते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे सामान्य भाषा में एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू के नाम से पुकारा जाता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस से होता है और बेसिकली सबसे लार्जली इन्फेक्ट करता है बर्ड्स को। दैट्स वाई इसे बर्ड फ्लू बोलते भी हैं। जो काफ़ी कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, ज़्यादातर जो भी हैं वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते। उनमें से कुछ एक हैं जो इंसानों में जो सीरियस इन्फेक्शन है वो कॉज करते हैं। दैट इज AH5N1 और H7N9। जो एवियन H5N1 वायरस सब टाइप है, ये हाईली पैथोजेनिक वायरस है, काफ़ी खतरनाक होता है। इसने फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी इंसान को 1997 में इन्फेक्ट किया था, जब वहाँ पे पोल्ट्री एपिडेमिक स्टार्ट हुआ। बहुत सारे जो पोल्ट्री फार्म्स थे वहाँ पर इसका इन्फेक्शन फैला। हांगकांग का जो रीजन है चाइना का, बेसिकली वहाँ पर, ठीक है। बेसिकली देखिए, इन्फ्लुएंजा जो वायरस है इसके 4 टाइप्स होते हैं, ABCD। इन्फ्लुएंजा A और B दो ऐसे टाइप्स हैं जो एपिडेमिक या सीजनल इन्फेक्शन लगभग हर साल कॉज करते हैं। इसका प्रभाव लगभग हर साल हमें मोरल देखने को मिल जाता है। जो इन्फ्लुएंजा C टाइप है, ये मेनली इंसानों में होता है और अक्सर ये डॉग्स या पिग्स में हम देखते हैं, उसके बाद ये इंसानों में आता है। जो इन्फ्लुएंजा D है, ये मेनली कैटल्स में होता है और ये अभी तक तो इंसानों को इन्फेक्ट ना करने वाला वायरस या जो सब टाइप है वो बना हुआ है। कॉमन सिम्टम्स कफ, फीवर, सोर थ्रोट, गले में खराश, मसल एक्स, हेडेक और ब्रेथ की शॉर्टनेस, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम लंबी चल जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकती है, लाइक निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेल्योर, किडनी का काम ना करना या फिर हार्ट प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? देखिए, एंटीवायरल ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट होता है। जैसे ही सिम्टम्स पता चलें, इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। यद्यपि एक बात और भी देखने वाली है कि ज़्यादातर जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं वो AH5N1 और AH7N9 के खिलाफ काम करते नहीं हैं, तो दिक्कत हो जाती है। फिर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत तो ज़रूर से रहती है। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है H1N1 वायरस के बारे में। 2015 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा था। आसान सा प्रश्न था। उस समय इसका आउटब्रेक काफ़ी मैसिव स्केल पे था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और उस समय के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहा होगा कि उन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। तो सिंपली पूछा गया था किससे एसोसिएटेड है, और जवाब था D, यानी कि स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावी था और उसी रेफरेंस में H1N1 वायरस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है प्रारंभ यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2023 के बारे में। इन बैचेस को आप 30 अप्रैल और 1 मई यानी कि 2 दिनों तक फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपको video.onlyas.in पे जाना होगा या ऐप पर भी ये क्लासेस फ्रीली अवेलेबल रहेंगी। जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ मेल कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वर्टिकल फार्मिंग के बारे में है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वर्टिकल फार्मिंग का जो मेथड है वो 95% ज़्यादा वाटर एफिशिएंट है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। वर्टिकल फार्मिंग का मतलब आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, आप एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं जो वर्टिकल होता है और उसमें कई लेयर्स पे आप प्लांटेशन कर देते हैं, सब्जियां या फिर कोई ऐसा जो प्लांट है वो लगा देते हैं जो बहुत बड़ा ना होता हो। तो अर्बन एरियाज़ में सब्जी वगैरह लगाने के लिए बहुत सारे लोग वर्टिकल फार्मिंग का इस्तेमाल करते भी हैं। 1950 नहीं, इट्स 15, गिलबर्ट एलिस बैले, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, दैट इज़ वर्टिकल फार्मिंग। इस संबंध में उन्होंने किताब भी लिखी थी, वर्टिकल फार्मिंग उसका टाइटल भी था। 1980 में आके ओल्सन, ये एक स्वीडिश इकोलॉजिकल फार्मर थे, इन्होंने स्पाइरल शेप का एक रेल सिस्टम तैयार किया था जहां पर वो इस प्रकार की फार्मिंग को शुरू करते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं। और उनका ये कहना था कि शहरों में वर्टिकल फार्मिंग के माध्यम से वेजिटेबल्स को उगाया जाना एक बहुत ही कारगर तरीका साबित हो सकता है, बिकॉज इसमें आपको ज़मीन की कम ज़रूरत पड़ती है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसका जो वर्टिकल फार्मिंग का है वो 1999 में इवॉल्व होता है। प्रोफेसर डिक्सन डेस्पोमियर इसे इवॉल्व करवाते हैं।
इसमें हॉरिजॉन्टल फार्मिंग हम करते नहीं है, जैसा कि नॉर्मली आपने खेतों में देखा होगा सब्जियों को उगाया जाता है। रादर हम कोई वर्टिकल प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं जिसमें वेरियस लेयर्स में हम कोई भी प्लांट्स उगाते हैं। वर्टिकल फार्मिंग एक बहुत ही ब्रॉडर सिस्टम है जिसमें एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स भी शामिल हो जाते हैं। तो ये सभी एक ब्रॉड अम्ब्रेला एम्बिट में आते हैं, जिसे आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोल सकते हो। प्रोटेक्टेड किस तरीके से आप समझ जाओगे, बिकॉज आप इसे इन हाउस डेवलप कर सकते हो, तो वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सभी फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। जो वेदर कंडीशंस हैं आप उनसे भी इन प्लांट्स को बचा सकते हो, इसीलिए इसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते भी हैं। यहाँ पे दो शब्द आए हैं, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। इनका मतलब आप जानना चाहेंगे। हाइड्रोपोनिक्स में बेसिकली होता यह है कि हम जो खेती करते हैं या प्लांट्स लगाते हैं उनमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जो जड़ होती है वो पानी के किसी बाउल में तैरती रहती है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिट्टी नहीं होती। जो पानी होता है उसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं और जड़ उसी पानी से न्यूट्रिएंट ले लेता है। तो बिना मिट्टी की आवश्यकता के हम हाइड्रोपोनिक्स में जो प्लांट्स हैं उनको उगा लेते हैं। यहाँ पे जो एरोपोनिक्स होता है इसमें जो जड़ होती है वो हवा में यूँ लटक रही होती है, किसी भी प्रकार की ना तो कोई मिट्टी ना ही कोई पानी। समय समय पे इस पर कुछ न्यूट्रिएंट्स स्प्रे किए जाते हैं, उन्हीं से अपनी एनर्जी ले लेता है और बाकी एयर को लेकर काफ़ी एक्सपोज होता है, तो हवा से भी अपना जो नरिशमेंट है वो लेता रहता है। तो ये होता है एरोपोनिक्स, मतलब मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता। एरोपोनिक्स में जड़ें हवा में होती हैं और हाइड्रोपोनिक्स में पानी में होती हैं। इसका एक कंबाइंड वर्ड हमारे सामने आता है, दैट इज एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स में दो की वर्ड्स हैं, एक तो है एक्वाकल्चर जहाँ पे आपने पता होगा कि जो फिश वगैरह है उसका कल्टीवेशन किया जाता है। फर्दर हाइड्रोपोनिक्स जहाँ पे जो जड़ें होती हैं वो पानी में होती हैं। तो हम एक ऐसा चैम्बर बना सकते हैं जहाँ पर नीचे मछलियाँ हों और उसी में हम हाइड्रोपोनिक्स वाले पौधे लगा दें जो बिना मिट्टी के पानी में अपना न्यूट्रिएंट लेते रहें। अब दोनों को फ़ायदा हो जाएगा, जो फिश हैं वो न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट तैयार करती रहेंगी जिससे एनर्जी लेंगे ये प्लांट्स, और प्लांट्स ये जो पानी है उसे फिल्टर और प्यूरिफाई करते रहेंगे, तो मछलियों को भी फायदा हो जाएगा और प्लांट्स को भी फायदा हो जाएगा। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एक्वापोनिक्स में प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, मतलब इससे क्रॉप यील्ड बढ़ती है, ये वेदर कंडीशन को लेकर ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, अच्छे से बियर कर लेते हैं। इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम डिसरप्शन है उससे भी हम बचे रहते हैं, एनवायरमेंट को कंजर्व कर पाते हैं और पानी की भी बचत होती है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। देखिए जीरो टिलेज यानी कि फार्मिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यही इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है। 2020 का प्रश्न है ये, जीरो टिलेज एग्रीकल्चर, बिना जो गुड़ाई होती है या फिर जो ट्रैक्टर से आप मिट्टी उखाड़ते हैं उसके आप एग्रीकल्चर कर लें, जीरो टिलेज। इसमें 3 स्टेटमेंट है। सोइंग ऑफ व्हाट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, जो पहले के रेसिड्यूज हैं उनको बिना बर्न किए आप अगली क्रॉप लगा दीजिए। विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग, यहाँ पे जो हमने देखा होगा धान के पौधे होते हैं उनको एक एक करके लगाया जाता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पैडी प्लांट कर देते हैं सॉइल में, जो गीली सॉइल होती है उसमें। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सॉइल का इसमें पॉसिबल होता है। तीन के तीनों ही गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, डी इज द आंसर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मलचा महल के बारे में है। दिल्ली की गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो 14वीं सेंचुरी के इस मॉन्यूमेंट को फिर से रिनोवेट करेंगे। दिल्ली में रहने वाले बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि दिल्ली के सेंटर में जंगल में ये एक मलचा महल एग्जिस्ट करता है। लोग समटाइम्स हॉन्टेड भी बोलते हैं कि यहाँ पे भूत रहते हैं। 1325 में उस समय के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने यानी कि FST ने इसे बनवाया था। तब इसका इस्तेमाल हंटिंग लॉज के तौर पे होता था, वो जंगलों में जाते थे शिकार करने, तो यहीं पे ठहरते थे। बाद में ये जो अवध के नवाब के डिसेंडेंट्स यानी कि वंशज हैं उनका घर भी बन गया, ऐसा कहा जाता है। बाद में देखिए इसका नाम विलायत महल रख दिया गया, बिकॉज बेगम विलायत महल जो अवध की थी उन्होंने ये क्लेम किया कि वो अवध की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। बेसिकली जब प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया इंदिरा गांधी जी ने, तो उनके पास लाइवलीहुड के मीन्स रह नहीं गए। पहले तो पेंशन मिलती थी, वो बंद हो गई, तो उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया। दिल्ली में जो स्टेशन है उसका एक जो VIP लॉज है उसको उन्होंने पकड़ लिया था, वहीं पर रह के वो प्रोटेस्ट कर रही थी। जानकारी जब इंदिरा गांधी जी को लगी तो उन्होंने कहा कि हम आपको कोई रेसिडेंस दे देंगे क्योंकि हमारी वजह से आप डिस्प्लेस हो रहे हो। तो उनको जो DDA के फ्लैट्स हैं वो देने की कोशिश की गई कि वो वहाँ पे रह लें, लेकिन वो लोग काफ़ी लंबे समय से ऐसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में रहे थे, तो वो वहाँ रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा आप हमें कोई ऐसी जगह दीजिए जो आइसोलेटेड हो, जहाँ पे हम शांति से रह सकें। तो 1995 में फाइनली उन्हें ये मलचा महल दे दिया गया। तो उन्होंने अपना एक लंबा समय मलचा महल में बिताया। फिरोज शाह तुगलक FST की बात करते हैं, 1309 में इनका जन्म हुआ था और दिल्ली की थ्रोन को इन्होंने अवेल किया सल्तनत पीरियड में। मोहम्मद बिन तुगलक जो इनके कजिन थे, उनके डिमाइस के बाद सत्ता FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक को मिली। ये तीसरे रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। तुगलक डायनेस्टी ने 1320 से 1412 के बीच में रूल किया और यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक थे इनका कार्यकाल या जो भी रेन था वो 1315 से 1388 के बीच था। इन्होंने जजिया को इम्पोज किया था। जजिया या जिजिया ये
पर कैपिटा ईयरली टैक्सेशन होता है जो नॉन मुस्लिम्स को पे करना होता था। अगर वो अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं तो उन्हें ये पे करना होगा। इन्होंने ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की शुरुआत की थी। मतलब अगर कोई सोल्जर या जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो नहीं जाना चाहते आर्मी को सर्व करने के लिए तो अपने बेटे या बच्चे को भेज सकते थे। ये ऑप्शन उनको दिया गया था। हालांकि उन्हें सैलरी नहीं मिलती थी, बदले में उनको जमीन दे दी जाती थी जिससे वो अपना खर्च चलाते थे। ब्रिटिशर्स ने एफएसटी को यानी फिरोज शाह तुगलक को फादर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट कहा था, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी नहरें खुदवाई थी और इसमें जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो रिमार्केबल था। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो डिजिटल इंडिया रिस्क वी के बारे में है। RISC आप बोल सकते हो। इंडिया ने भी हाल ही में डिजिटल इंडिया रिस्क वी, जिसे आप DIRV भी बोल सकते हो, वो लॉन्च किया है। एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम नेक्स्ट जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत ही मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में किया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस हो गई, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ऑटोमोटिव्स हो गए, IoT या माइक्रो कंट्रोलर जो भी डिवाइसेस हैं उसमें हम अक्सर माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं डिजिटल इंडिया रिस्क वी माइक्रो प्रोसेसर या DIRV के बारे में। इसके माध्यम से हम माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए इंडिया को एक हब बनाना चाहते हैं। 2030 तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस पूरे सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर पाएंगे। यहाँ पे स्टार्टअप, एकेडमिया और मल्टीनेशनल एंटिटीज एक साथ मिलकर आएंगी और भारत को हम माइक्रो प्रोसेसर के एक प्रोडक्शन हाउस के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तैयार करेंगे। IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर V कामाकोती, वो इसके चीफ आर्किटेक्ट रहेंगे इस प्रोग्राम के, और CDAC के श्री कृष्ण कुमार राव इस प्रोग्राम के मैनेजर रहेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेपेटाइटिस बी के बारे में है। दुनिया के कई सारे देशों में जैसे कि US और UK में मिस्टीरियस केसेस देखे जा रहे हैं बच्चों में हेपेटाइटिस बी के। हेपेटाइटिस बी ये लिवर का इन्फेक्शन होता है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है। ये फैल सकता है ब्लड, सीमन या फिर किसी भी अदर बॉडी फ्लूइड से किसी अन्य व्यक्ति को। इसके लिए हमें वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करना होता है रोकने के लिए। सिम्टम्स में जॉन्डिस, फीवर, फटीग, लंबे समय तक देखा जा सकता है वॉमिटिंग, भूख ना लगना, जॉइंट्स पर पेन होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। जो वायरस है वो समटाइम्स बहुत कम समय तक रहता है और खुद ही खत्म हो जाता है, लेकिन अगर ये खुद से खत्म नहीं हुआ तो सीरियस इलनेस हो सकती है जिसमें ऑर्गन स्कैरिंग, लिवर फेल्योर, इवन कैंसर तक का जो स्टेटस है वो जा सकता है। एडिनोवायरस ये हेपेटाइटिस बी को कॉज कर रहा है बच्चों में। एडिनोवायरस वायरसेस का एक ग्रुप है जो इन जनरल कोल्ड या फ्लू लाइक सिम्टम्स देता है, जैसे फीवर, सोर थ्रोट, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, कॉन्जेक्टिविटिस, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो स्टमक में जलन होती है, डायरिया, वॉमिटिंग, नॉजिया, स्टमक पेन, ये सब होता है बेसिकली एडिनोवायरस से। यहाँ पर देखिए जो एडिनोवायरस की हम बात कर रहे हैं, एडिनोवायरस से इन जनरल तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। एडिनोवायरस में जो एक व्यक्ति होता है अगर वो क्लोज कांटेक्ट में आता है जो प्रभावित है एडिनोवायरस से, तो उसको भी हो सकता है कफिंग, स्नीजिंग से भी ये फैल सकता है। एडिनोवायरस के वैसे तो 50 से ज़्यादा टाइप होते हैं, लेकिन इनमें जो 41 है, टाइप 41 एडिनोवायरस, ये बच्चों में हेपेटाइटिस बी कॉज कर रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अनंगताल के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर अर्जुन राम मेघावल जी ने एक मिनी लेक जो अनंगताल है, न्यू दिल्ली में मेहरौली वाले रीजन में है, वहाँ को विजिट किया। ये बनाया गया था 1052 AD में, यानी कि 1052 AD में। दिल्ली के जो फाउंडर माने जाते हैं महाराज अनंगपाल तोमर जी, उन्हीं के द्वारा इस ताल को भी बनाया गया था। राजस्थान के साथ अनंगताल का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बिकॉज महाराजा अनंगपाल जी जो फाउंडर माने जाते हैं दिल्ली के, वो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। अनंगपाल II इन्हें ही अनंगपाल तोमर के नाम से पुकारते हैं और इन्होंने ही 11वीं सेंचुरी में दिल्ली के इस पूरे रीजन को पॉपुलेट करा था। रिविजन, हेपेटाइटिस बी ये लिवर का इन्फेक्शन होता है जो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, ये तो सही है। वर्टिकल फार्मिंग मेथड है जहां पर हम हिल्स के किनारे टेरेस में फार्मिंग करते हैं, गलत है। हमने बताया था, समझा था वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है। मलचा महल 1322 में FST ने बनाया था, ये तो सही है। अनंगताल पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, नहीं, अनंगताल अनंगपाल तोमर जी ने बनाया था। ठीक है, हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।